गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विद्युत शुरू किया था, तो हमारा हाफ चैप्टर हो चुका था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हमारा विद्युत धारा। ठीक है, तो चैप्टर 12 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, क्लास 10th। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि ये क्या होती है विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि जो विद्युत को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रोकती है। ठीक है, देखो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी कि जब आपके 1 मीटर स्क्वायर वाले जो क्यूब है उसमें से जो करंट पास होता है, तो उसमें से जब करंट पास होता है उसको जो भी क्या होता है प्रतिरोध महसूस होता है, उत्पन्न होता है जो भी प्रतिरोध। ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रतिरोधकता। ठीक है, यानी कि जो भी करंट को अपोज करता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब स्क्वायर में से जब भी करंट पास होता है, ठीक है, और जो भी उसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध जितना भी उत्पन्न होता है उसे कहेंगे उसकी प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा एसआई मात्रक क्या है रेजिस्टिविटी का। देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बस यही फ़र्क है, जिसमें क्या है 1 मीटर यानी कि इसने क्वांटिटी ले ली फिक्स। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया रेजिस्टिविटी, और उसकी यूनिट क्या है हमारी ओम मीटर। रेजिस्टेंस प्रतिरोध की यूनिट थी हमारी सिर्फ ओम, लेकिन प्रतिरोधकता जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसकी यूनिट होती है हमारी ओम मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर भुजा वाले घन पे लागू हो रही है ना, इसीलिए। तो प्रतिरोधकता के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो आप कैसे हैं। एक तरीके से प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। देखो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि वो डिपेंड करता है किस पे, लंबाई पे भी डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर की है उसमें अपने देखना पार्ट 1 में, उसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है लंबाई पे भी और क्षेत्रफल पे भी, लेकिन जो हमारी प्रतिरोधकता है रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट है। किस पे, लंबाई पे और क्षेत्रफल पे, यानी कि वो ना तो लंबाई पे डिपेंड करती और ना ही जो हमारा कंडक्टर है उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करती, बल्कि डिपेंड किस पे करती है, तापमान पे। अगर आपका तापमान चेंज होगा, टेम्परेचर आपका बदलेगा, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, प्रतिरोधकता भी बदलेगी। दूसरा है धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर, यानी कि जो हमारी धातुएं हैं और मिश्र धातु उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। देखो जो अधातु है उसमें से तो करंट पास होगा नहीं, धातु में से हो सकता है, और जो मिश्र धातु उसमें से हो सकते हैं। तो धातु की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी है 10⁻⁻8, और जो मिश्र धातु है उसकी है 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर लगाना मत भूलना, मैंने बताया था कि हर एक क्वांटिटी की आपको यूनिट ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, अब तक हम 3-4 यूनिट पढ़ चुके हैं, जैसे कि विद्युत की पढ़ चुके हैं, करंट की एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की पढ़ चुके हैं, क्या थी उसकी वोल्ट मीटर। ठीक है, और आवेश की पढ़ चुके हैं, चार्ज की कूलाम। ठीक है, अब प्रतिरोध की पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं ओम। अब है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहते हैं जिसको, इसकी यूनिट है ओम मीटर। तो आगे भी जो यूनिट आएंगे आप उन्हें ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में ये पूछी जाती है। नेक्स्ट, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो हमारी मिश्र धातु है ना उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, धातुओं से। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है मिश्र धातु में, क्योंकि वो कई धातुओं के मिक्सचर से बनी है ना, प्योर धातु नहीं है वो। ठीक है, जो प्योर धातु होगी उसमें क्या होगा, कम होगा प्रतिरोधकता, लेकिन मिश्र धातु में हमारा ज़्यादा होती है। अब मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मिश्र धातुएं हैं हाई टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, जल्दी नहीं जल पाती। उच्च तापमान पर हाई टेम्परेचर पर ही क्या होता है, उनका दहन नहीं होता। इनका उपयोग तापन युक्तियों, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी ये जल्दी सी मेल्ट बर्न नहीं करती। ठीक है, जैसे तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा यूज़ क्यों करते हैं,
अगर आप ही सोचो, अगर आप ऐसी धातु यूज़ करोगे जिसका टेम्परेचर बढ़ते ही वो पिघल जाएगी, तो फिर करंट कैसे पास होएगा, हमारा विद्युत धारा कैसे पास होएगी। इसलिए क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं, तांबा व एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इनकी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो मैंने बताया था ना कि जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, वो सर्किट में सीरीज में भी लगे हो सकते हैं और पैरेलल में भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये श्रेणी में ऐसे लगे होते हैं जब सारे एक ही सीध में लगे हों। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस एक ही सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और एमीटर भी क्या लगा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो में देखना आप कि एमीटर हमारा क्या होता है। इसका देखो दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड, ये रहा। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध हमारा कम होता है एमीटर का, इसलिए ये भी किस में जुड़ा होता है, सीरीज में, श्रेणी में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, जब दो या तीन प्रतिरोधकों को एक ही सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजनता श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, जब एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है, एक सिरा दूसरे रेजिस्टेंस से उसका मिला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो श्रेणी में कुल प्रभावित प्रतिरोध, अगर देखो जैसे R1 रेजिस्टेंस अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है, ऐसा तो है नहीं कि तीनों का सेम ही क्वांटिटी है, कोई 5 ओम का होगा, कोई 6 ओम का होगा, कोई 2 ओम का होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल ओवरऑल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, तो R टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज RS। ठीक है, RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप तीनों रेजिस्टेंस को प्लस कर दोगे, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे, तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट में। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रभावित होती है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, इसमें देखो जो हमारा जो प्रतिरोधक है रेजिस्टेंस, उसमें से सब में से क्या है, करंट क्या रहेगा, सभी में समान रहेगा। ऐसा नहीं कि R1 में करंट अलग है, R2 में अलग है, R3 में अलग है, करंट क्या रहेगा, सब में समान रहेगा। तो इसलिए I की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। और इसमें मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट में V निकालो आप, कि इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो R1 के अकॉर्डिंग कुछ और होएगा, R2 के अकॉर्डिंग कुछ और होएगा, और R3 के अकॉर्डिंग कुछ और होएगा। तो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V तीनों को प्लस करके निकाल देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ठीक है, ये तो V1 V2 V3 तीनों अलग अलग है ना, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग और R3 के अकॉर्डिंग। लेकिन टोटल अगर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले V1 देखो कैसे निकलेगा। V हमने पढ़ा था ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और R हमारा कांस्टेंट था, तो V1 इज इक्वल टू I और R1। I तो चेंज नहीं हो रहा, देखो आप ये नहीं कहोगे I1, I मतलब हमारे विद्युत करंट, क्योंकि इसमें क्या बोला है इसने, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो करंट हमारा तीनों में क्या रहता है, समान होता है। तो V1 इज इक्वल टू I R1। ठीक है, फिर V2 रेजिस्टेंस, ठीक है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 R2 में I R2, और थर्ड वाले में कितना होगा, V3 इज इक्वल टू I R3। देखो आप नोट कर रहे होगे इस बात को कि I हमारा चेंज नहीं हो रहा, I मतलब करंट, विद्युत, क्योंकि ये सभी में समान है। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें ओवरऑल निकालना है, तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या क्या जुड़ जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, तीनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो V, अब देखो इन तीनों में कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, I तो तीनों में ही है, तो कॉमन है तो हम क्या कर लेंगे, उसको बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से। तो V इज इक्वल टू, यानी कि V हमारा ये ओवरऑल है, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और फिर हमारा IR। ठीक है, IR हमारा क्या आ गया, देखो अब V, हाँ देखो IR इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, टोटल R, तो R हमारा क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल ओवरऑल
देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम आई आर लिख सकते हैं ना, तो वी की जगह आई आर लिख दिया, आई ऊपर है ही, फिर R1 R2 R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई दोनों साइड है ना, देखो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी आर की। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आप हमारा आता है, क्या कंक्लूजन निकलता है लास्ट में, एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। यानी कि अगर आप देखो कंक्लूजन निकालो रेजिस्टेंस में, जो हमारा R1 R2 R3 जो तीनों रेजिस्टेंस थे ना, सबसे बड़ा था, तीनों को प्लस करके क्या होगा, उससे भी बड़ा होएगा। ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, जब तीनों को प्लस करके आ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे ज़्यादा होएगा। ठीक है, अब हमारा आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि पार्श्वीय क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। यानी कि देखो सीरीज़ में होते हैं तो एक साथ लगे होते हैं, तीनों आर सीध में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, एक के नीचे एक। पार्श्वीय में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे एक सीध में नहीं होते, बल्कि वी हमारा क्या होता है इसमें बराबर होता है इसमें। उसमें तो क्या था, करंट बराबर था। देखो रेजिस्टेंस में जब हमने पढ़ा था तो क्या कह रहे थे हम, कि हर एक रेजिस्टेंस में से करंट क्या होगा, बराबर बराबर जाएगा। आई 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 तीनों के लिए आई था, लेकिन जब हमारा पैरेलल में लगे होते हैं रेजिस्टेंस, तो हमारा जो वी है ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस, वो तीनों में बराबर होएगा। आर के लिए भी वी रहेगा, R2 के लिए भी वी रहेगा और R3 के लिए भी वी रहेगा। इसमें चेंज क्या होगा फिर, इसमें विद्युत धारा चेंज होगी, हमारा करंट चेंज होएगा। अब क्या, आई की वैल्यू बदलेगी। सीरीज़ में तो वी की वैल्यू चेंज होती है, आई सेम रहता है करंट, लेकिन पैरेलल में हमारा आई बदलता है और वी सेम रहता है। तो आप देख पा रहे होगे आई इज इक्वल टू का टोटल करंट कैसे निकालेंगे हम सर्किट में, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो और आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो हमने पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहीं से V बाय आर आ जाएगी। ठीक है, तो I1 की क्या आएगी, V बाय R1, I2 के लिए V बाय R2 और I3 के लिए V बाय R3। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से निकलेगा। अब आप देखो इसमें देख सकते हो कि V की वैल्यू V बाय आर में से भी हम बाहर निकाल लेंगे, और V तीनों R1 R2 के जो ऊपर लिखी हुई हैं वहाँ से भी V बाहर निकाल लेंगे, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा पैरेलल में 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R2 1 बाय R3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा पैरेलल में। तो आपको कंक्लूजन क्या, लास्ट वाला याद रखना है कि सीरीज़ में हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में हो जाएगा हमारा 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इसमें देखो क्या कह रहा है लास्ट में पॉइंट में, एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो इनमें रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनके रेजिस्टेंस के योग उल्टा करने के बराबर होगा, यानी कि उसका रिवर्स कर दो, इन्वर्स। ठीक है, जैसे 6 है तो 1/6 लिखा जाएगा, 5 है तो 1/5 लिखा जाएगा, 2 है तो 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका। अब है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वीय क्रम संयोजन के लाभ, यानी कि रेजिस्टेंस में और पैरेलल में दोनों में क्या डिफरेंस है और किस में किसके लाभ हैं। ठीक है, यानी कि जो पैरेलल में होता है उसके क्या लाभ हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। ठीक है, ये कह रहा है अगर आपका सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, एक के साथ एक लगा हुआ है, तो क्या होगा, अगर आपका एक बीच में से ख़राब हो गया तो आपका सारे घर की लाइट आगे बंद हो जाएगी। ठीक है, सारे घर की लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि जो
करंट का पाथ है, सर्किट है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और आगे करंट पास नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि एक में बीच में खराबी आ गई तो बाकी में भी तो नहीं होएगा ना फिर पास करंट। ठीक है, तो इसलिए कौन सा बेटर है हमारा, पैरेलल वाला बेटर। ये पाशवीय क्रम में रेजिस्टेंस को लगाना बेटर होता है। नेक्स्ट, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। ये क्या कह रहा है कि हमारे अलग, और हाँ अब देखो, अब क्या कहते हैं, जो अलग अलग हमारे अप्लायंसेस हो गए, जैसे आपकी प्रेस है या कुछ और है, और एक कमरे का अलग स्विच है, एक कमरे का अलग स्विच है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है हमें। किसी देखो कहीं कहीं पे आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कहीं पे आपको कम चाहिए। ठीक है, तो यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता। देखो हमने क्या पढ़ा था पीछे, हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे होंगे तो सभी में करंट क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन हमें तो समान चाहिए ही नहीं। कहीं पे तो आप सिर्फ एक बल्ब जला रहे हो, आपको चार्ज करना है फ़ोन, और कहीं पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा रहे हो, कहीं पे आप फ्रिज का प्लग लगा हुआ है, तो हर जगह आपको बराबर करंट थोड़ी ना चाहिए। करंट की मात्रा क्या होगी, अलग अलग हो रही है। कहीं पे आपको कम वोल्ट में चाहिए, कहीं पे आपको ज़्यादा वोल्ट में चाहिए। तो इसीलिए हमारे घर में सर्किट कैसे होने चाहिए, रेजिस्टेंस कैसे लगे होने चाहिए, पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में होंगे तो करंट की जो मात्रा होगी वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज़ में क्या होगा, सभी में करंट समान रहता है। थर्ड पॉइंट, तो पाशवीय क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है ना सीरीज पैरेलल में, वो कम होता है। कम रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होएगा। ठीक है, आया समझ। तो ओवरऑल बात क्या है, हमारा कंक्लूजन निकलता है कि हमारे घर में सर्किट लगे होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कैसे लगा होता है, हमारा प्रतिरोध कैसे लगा होता है, पैरेलल में, और पैरेलल में ही होना चाहिए। उसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, जो हमारा करंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि हीटिंग इफेक्ट हमने कुछ पढ़ने हैं करंट के, विद्युत धारा के। वो देखो आप इस तरीके से, अब देखो आप ही देखो, घर में क्या होता है, अगर आप रूम हीटर लेके आए हो सर्दी में जैसे यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, करंट दे रहे हैं और क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हो रहा है ना हीट, आपका कमरा गर्म हो जाता है। या फिर आप जैसे आयरन करते हो, प्रेस करते हो कपड़ों पे, तो भी क्या होता है, करंट दे रहे हो और क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपके क्लॉथ आप आयरन कर रहे हो, कपड़े प्रेस कर पा रहे हो उससे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट, और कुछ और भी हीटिंग इफेक्ट है जिसके ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, कई चीज़ें हैं वो आप इसमें पढ़ोगे आगे। देखो, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो ऊर्जा हमारी कैसे निकाल सकते हैं, कितनी ऊर्जा हमारी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, कितनी ही वो एनर्जी दे रहा है करंट, तो कैसे निकलती है, शक्ति गुणा में समय, यानी कि पावर, जितनी आप उसे पावर दे रहे हो करंट की, और समय। ठीक है, कितने टाइम के लिए दे रहे हो, तो आप उसे ये निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी आपकी लग गई है। ठीक है, कितनी ऊर्जा आपकी लग चुकी है। तो H मतलब हीट एनर्जी, ऊर्जा इज इक्वल टू P मतलब पावर इनटू में टाइम। ठीक है, तो H देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इसके। तो आप देखो P को आप क्या लिख सकते हो, पावर को वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट भी लिख सकते हो, इनटू में टाइम। ठीक है, और V को आप क्या लिख सकते हो, हमने ऊपर पढ़ा था ना भी रेजिस्टेंस में, V इज इक्वल टू IR। एक आई तो इसमें पहले से ही है, एक और V की वजह से आ गया VIR। ठीक है, तो I²RT। ठीक है, देखो P की जगह अपने क्या लिख दिया है, VI, और V की जगह क्या लिख सकते हो, IR। तो I हो गया आपके डबल, तो I² और RT, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, देखो साइड में दिखा भी रखा है, P इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू IR। तो बस इनकी वैल्यू पुट की है इसमें H में, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया हीट एनर्जी का। नेक्स्ट है हमारा, बस ये लास्ट ही बचा है। उसके बाद देखो आते हैं उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है आपकी, तो आप बता सकते हो इस फॉर्मूले से, I²RT। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं ये पेपर में इस तरीके से, न्यूमेरिकल छोटे छोटे आपकी बुक में जो गिवन है। नेक्स्ट, जूल का विद्युत धारा
का तापन नियम, ठीक है। यानी कि ये जूल ने दिया था ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। यानी मैंने बताया ना कि हीट एनर्जी, ठीक है। तो जूल ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो क्या बताया था इस नियम के अनुसार, क्या बताया जूल ने, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विद्युत धारा के, करंट के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो किसी प्रतिरोध के तपन ऊष्मा, यानी कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके डायरेक्ट रिलेशन है, और रेजिस्टेंस के साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन है एच का, ठीक है। और विद्युत धारा में प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होती है, जो टाइम है उसके भी। देखो अब देखिए आपको फॉर्मूले में तीनों डायरेक्ट में ही तो है, एच इज इक्वल टू आई भी सामने ही है, आर भी और टी भी, तो तीनों कैसे रिलेशन है इसके साथ, समानुपाती है, डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि अगर आई को बढ़ाओगे, करंट को बढ़ाओगे तो भी हीट बढ़ेगी, आर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो भी हीट बढ़ेगी, और टाइम अगर आप बढ़ाओगे तो भी आपकी हीट इंक्रीज होएगी, बढ़ेगी, ठीक है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि के वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है, ठीक है। देखो जो ये हीटर है, प्रेस है, इनमें तो हम चाहते हैं कि हीटिंग प्रोड्यूस हो, लेकिन जो हमारे मोबाइल है, कंप्यूटर, इनमें भी तो हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है, बट ऐसा हम नहीं चाहते। तो कहीं पर तो ये एडवांटेज है, कहीं पर डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब की अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, ठीक है। बल्ब में आपने देखा होगा, बल्ब में भी तो हमारी एनर्जी जो हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। आप बल्ब को देखने को भी बहुत देर से जल रहा है मान लो, तो आप उसे छुओगे तो वो गर्म हो जाता है काफ़ी, ठीक है, आप उसे छू नहीं सकते फिर, ठीक है। तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होते हैं। बल्ब में यही होता है, कुछ तो लाइट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कुछ हीट के रूप में, ठीक है। हम दे क्या रहे हैं उसको, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस किसके रूप में हो रही है, पैदा किसके रूप में हो रही है, कुछ तो लाइट के रूप में और कुछ हीट के रूप में। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। देखो बल्ब के अंदर जो एक वायर होती है वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन मेटल की बनी होती है। इसके टंगस्टन की कुछ प्रॉपर्टी बताइए। यह उच्च तापमान पर उपचेत नहीं होता, यानी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर भी क्या होता है, वो वायर मेल्ट नहीं होती, ठीक है। इसका गलनांक उच्च, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3380। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं पेपर में, यानी कि इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है हमारा टंगस्टन का, ठीक है। अगर इतना टेम्परेचर तक पहुँच इतना टेम्परेचर से ज़्यादा होएगा ना उसका टेम्परेचर, इतनी हीटिंग, तो ही वो मेल्ट होएगी, अदरवाइज वो मेल्ट नहीं होती। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से एक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है। और आपको पता होगा जो हमारे बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस एक्रिय, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव नाइट्रोजन, और आर्गन गैस भरी होती है। देखो अपने बल्ब टूटते हैं तो आवाज़ आती है तेज, ठीक है, वो उन गैसों की वजह से ही आती है, वो गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है बेटा विद्युत शक्ति। तो हमारी ये विद इलेक्ट्रिकल पावर, तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि कितनी हमारी ऊर्जा लग रही है उसको तो कहते हैं ऊर्जा, पावर, विद्युत शक्ति, ठीक है। तो प्रतीक क्या है इसका, पी, पावर से डिनोट करते हैं। पी का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में आई मतलब करंट। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी की जगह हम फिर हम पुट कर देंगे आई आर, और एक आई पहले से ही है, तो पी इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और एक इसके एक बार भी हो सकता है वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा आर रेजिस्टेंस। तो फिर से आ गया यूनिट, विद्युत शक्ति की यूनिट क्या है, वाट, ठीक है। तो 1 वाट 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है, किलोवाट आर पर आर, ठीक है। 1 मिनट रुको।